नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत भाषा का परिचय, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ, संस्कृत के जनक मतलब संस्कृत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आज हम उसी के आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, तो चलिए आज की कक्षा को देर ना करते हुए शुरू किया जाए। तो आज के सेशन में दोस्तों संस्कृत भाषा पर हम थोड़ा सा और विस्तार करेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा किया जाए संस्कृत भाषा पर। तो संस्कृत क्या है दोस्तों? संस्कृत एक भाषा है, ये सभी लोग जानते हैं। संस्कृत क्या है? एक भाषा है। संस्कृत क्या है मेरे प्यारे मित्रों? संस्कृत एक भाषा है। क्या है? भाषा है। तो सबसे पहले संस्कृत जानने से पहले हमें भाषा को भी जानना पड़ेगा। संस्कृत जानने से पहले जब हमें भाषा को भी जानना पड़ेगा तो भाषा का भी सबसे पहले हम लोग परिचय बता दें कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। जब इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ेंगे, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में आता है उसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि संस्कृत या कोई भाषा भाषा एक ऐसा टॉपिक है सीटेट में जो हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है और आपके भाषा अधिगम भाषा अर्जन से सभी टॉपिकों में सभी जो पार्ट है उसमें आता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। भाषा भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पत्ति हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाषा, माफ कीजिएगा, भाषा शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से। किस धातु से दोस्तों? तो भाष धातु से। भाष धातु से हुई है या मानी जाती है, हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? विचारों का प्रकटीकरण करना। क्या होता है? विचारों का प्रकटीकरण करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों का विचारों का प्रकटीकरण करना। ये तो थोड़ा बड़ा सा हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाता है बोलना या कहना। अब इससे अगर हम भाषा का अर्थ निकालें तो क्या बन जाता है? मतलब अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा, तो दोस्तों परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अगर हम विद्वानों के आधार पे कहें तो परिभाषा बहुत बड़ी हो जाती है। एक विद्वान के नाम पे ही देख लेते हैं तो परिभाषा बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन अच्छी परिभाषा है कि क्या है? भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आविर्भाव से
भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया। नगरी बनने से बच गया। ठीक है, ये परिभाषा थोड़ी बड़ी परिभाषा है, लेकिन इसका भी अर्थ क्या निकल के आता है कि भाषा जो है दोस्तों वह हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। यदि भाषा नहीं होती तो यह जो पूरा संसार है दोस्तों गूंगों की विराट बस्ती बन जाता। मतलब कोई अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाता, हम अपने विचारों का या फिर अपने भावों का संप्रेषण यानी कि आदान प्रदान नहीं कर पाते। यही परिभाषा या यही भाषा की जो परिभाषा है इसका भाव निकल कर आता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात कहें तो ये जो परिभाषा है परिभाषा बड़ी है। छोटी सी परिभाषा आपको बता दें, एक लाइन की परिभाषा आप जानते रहिए कि क्या है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय का क्या है? साधन है। अब चाहे वो आप वो बड़ी वाली परिभाषा लिखिए चाहे ये छोटी वाली परिभाषा लिखिए, दोनों परिभाषाएं ऑथेंटिक है और विद्वानों के आधार पे है, विद्वानों के ही अनुसार है। तो अब क्या समझ में आ गया दोस्तों, जो भाषा है यह हमारे विचारों या भावों के आदान प्रदान का एक साधन मात्र है। ठीक है, क्या है? साधन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो हम सिर्फ आपको यह बता रहे थे कि भाषा है क्या। भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। कई बार आपसे पूछा हुआ है, हमने नोट किया हुआ है, नोट करना चाहेंगे तो कर लेंगे। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? अब शाब्दिक अर्थ मैंने 3 लिखा हुआ है आपके सामने, और भी हो सकते हैं, जब आप बनाना चाहेंगे तो आपके भाव में आ जाएंगे। तो क्या है? विचारों का प्रकटीकरण करना। विचारों का प्रकटीकरण करने का मतलब क्या है? विचारों को प्रकट करना। दूसरा क्या है? बोलना। जब आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों? अपने भावों को ही तो प्रकट करेंगे, वही अर्थ होता है। दोनों का अर्थ एक ही निकला। कहना, कहना का भी अर्थ वही निकलेगा कि अपने भावों को प्रकट करना। मतलब कि आप शब्द बदल सकते हैं, उसके भावों को नहीं बदल सकते हैं। अगर भाव बदल जाएंगे तब तो मतलब ही बदल जाएगा उसका पूरा। इसीलिए भाव नहीं बदल सकते, शब्द बदल सकते हैं। शब्दों को बदलकर आप उसे नया रूप दे सकते हैं, लेकिन उसके भावों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसका भाव क्या निकल के आ रहा है? भाव वही निकल के आ रहा है दोस्तों जो हमने आपको परिभाषा में बताई है। क्या बताया है? कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा मतलब हमारे भावों या विचारों को प्रकट करने का, आदान प्रदान करने का एक साधन मात्र है। ठीक है, हमें भाषा में बस इतना ही जानना है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या सीखना है? हमें संस्कृत के बारे में सीखना था। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हमने बता दिया था। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति बता दिया है। फिर उसके बाद हमें देखना है दोस्तों संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग हैं उसके? तो एक भाग आपका बन जाता है वैदिक संस्कृत और एक बन जाता है लौकिक संस्कृत। क्या बन जाता है? एक बन जाता है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा क्या बन जाता है? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब ये जो लौकिक संस्कृत है दोस्तों, इसी को सांसारिक संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसारिक। माफ कीजिएगा, एक गलत हो रहा है। क्या है? सांसारिक। संस्कृत। ठीक है, तो ये हो गया सांसारिक संस्कृत। तो ये हो गए, 2 भागों में बढ़ गए। ये जो वैदिक संस्कृत है दोस्तों, ये वेदों में पढ़ी जाती है। किसमें प्रयोग की जाती है? वेदों में प्रयोग की जाती है। यानी कि देवों के द्वारा, ज्यादातर कहा जाए तो महर्षि एवं देवों के द्वारा
किस प्रयोग की जाने वाली संस्कृत कौन है दोस्तों? पंडितों के द्वारा, यानी कि विद्वानों के द्वारा। पंडित ये आप ब्राह्मण नहीं, पंडित मतलब विद्वान, ठीक है, विद्वानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली। आजकल के जो हमारे चुटपुटिया ब्राह्मण या पंडित जी लोग हैं, वो क्या है दोस्तों, क्या पढ़ जाते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता है कि संस्कृत होती क्या है। संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ ही मैंने आपको बताया है, परिमार्जित करना या शुद्ध करना। आप खुद ही शब्द को शुद्ध नहीं बोल पाओगे तो फिर उसमें शुद्धता कैसे लाओगे? ठीक है, तो चलिए, वेदों में प्रयोग की जाने वाली संस्कृत, वेदों में प्रयोग की जाने वाली संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत से आपके सिलेबस में कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे, इसको हटा दें, ठीक है। चलिए आते हैं लौकिक संस्कृत पर। लौकिक संस्कृत के ही माध्यम से हमें क्या करना है दोस्तों, आगे बढ़ना है, इसी को हमें आधार बनाना है। किसको आधार बनाना है? लौकिक संस्कृत को ही हमें आधार बनाना है। तो अब चलिए चलते हैं आगे। तो लौकिक संस्कृत यानी कि सांसारिक संस्कृत, यानी कि जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं शब्दों का, वो हम लौकिक संस्कृत से ही क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है दोस्तों, हम लोगों को पढ़ना है व्याकरण। क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़ना है। तो व्याकरण शब्द सबसे पहले देख लिया जाए, जहां से प्रश्न बनता है वो टॉपिक तो हम एकदम नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास करेंगे हम डिस्टर्ब करने का। क्योंकि कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो आते हैं इधर इस डाल पर उस डाल पर कूदते हैं, मतलब इस कोचिंग और उस कोचिंग में जाते हैं, टीचर्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने टॉपिक से मतलब है, जहां से प्रश्न आएगा उसे जरूर से पढ़ना है। तो चलिए शुरू किया जाए अपना ये जो व्याकरण है। व्याकरण शब्द, सबसे पहले व्याकरण शब्द बना कितने शब्दों से है, इसको देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए व्याकरण शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो व्याकरण शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। कितने शब्दों से? 4 शब्दों से। वि धन आम धन त्रि धन ल्युट, ये 4 शब्द हैं दोस्तों जिनसे मिलकर संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है, संस्कृत शब्द बनता है। तो ये जो वी है दोस्तों, वी क्या है? वी और आम, इन शब्दों में विशेषता है दोस्तों, इन शब्दों की कोई ना कोई विशेषता है। तो अब देखेंगे कि संस्कृत शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कितने उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? 2 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वह है आपका, एक है वी और दूसरा है आंग। एक है वी और दूसरा है आंग। ये दोनों क्या है दोस्तों? संस्कृत शब्द में उपसर्गों का प्रयोग, कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग होता है दोस्तों? तो वह है वी और आंग। यानी कि व्याकरण जो शब्द है उसमें 2 उपसर्ग मिले होते हैं। कौन कौन से? एक तो वी उपसर्ग और दूसरा आंग उपसर्ग। तो अब बताइए व्याकरण शब्द में धातु कौन सी है? तो व्याकरण शब्द में धातु आपका है क्री। कौन सी धातु है दोस्तों? क्री धातु है। और अब यहीं पे बात करें जहां से प्रश्न पूछा हुआ था, आपसे एक बार पूछा हुआ है कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो व्याकरण शब्द में प्रयोग प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो यह है आपका ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? शब्दों के पीछे जुड़कर उसके, वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये होते हैं आपके प्रत्यय, ठीक है। ये हो गया प्रत्यय और ये है उपसर्ग, ठीक है। अब धातु भी पता चल गया आपको, ठीक है। तो अब इनका जो प्रोसेस है, बनता कैसे है वो भी देख लिया जाए। बनता कैसे है ये भी देख लिया जाए। ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें अब ये जो वी है दोस्तों, वी में देख लीजिए, वी वा धन ई से मिलकर बनता है, और साथ ही आंग जो उपसर्ग है,
आंग उपसर्ग में से शेष क्या बचता है दोस्तों? आ बचता है, ठीक है। और क्री जो है उसका अर्थ जो बनता है वो दोस्तों क्या बनता है? कर। और उसके बाद क्या मिला है? ल्युट। ल्युट में से लसक तद्धिते से यहाँ से इतसंगत यहाँ से दोनों क्या हो जाता है? दोनों का लोप हो जाता है। जब दोनों का लोप होता है बचता क्या है दोस्तों? यू बचता है। क्या बचता है? यू। अब ये जो यू प्रत्यय है इसका जो अर्थ निकल के आता है वह बनता है अन। क्या बनता है दोस्तों? अन बनता है। और अन बनने के साथ साथ ये अड़ भी बनता है। अड़ कब बनता है वो भी बता रहे हैं। नो ड़ समान पदे एक सूत्र होता है। क्या होता है? नो ड़ समान पदे, ना का ड़ा हो जाना एक सूत्र होता है, तो उसके आधार पर ना के स्थान पर ड़ा भी हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर अब हम देखेंगे तो ये क्या बन जाता है? आता तो अन है लेकिन यहाँ र की वजह से नोड़ा समान पदे लग जाता है, इसलिए ये अड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? अड़ हो जाता है। अब इन शब्दों को आप मिलाइए। अब इन शब्दों को जब आप मिलाएंगे तो देखेंगे ई के बाद अ, यानी कि स्वर के बाद एक स्वर मिल रहा है, वो भी कौन सा? असमान स्वर मिल रहा है, जिससे इसमें विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न क्या होता है दोस्तों? यड़ संधि से होता है। तो ई का क्या बन जाता है? या बन जाता है। ई का क्या बन गया? या बन गया। और उसके पीछे दीर्घ आ है। उसके पीछे क्या है दोस्तों? दीर्घ आ है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला दोस्तों। अब जो जहां पे है उसको ज्यों का त्यों रख दिया जाए तो हमारा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। तो अब देख लीजिए, वह आधा है, हलंत लगा हुआ है, या भी आधा है, हलंत लगा हुआ है, लेकिन उसके पीछे दीर्घ आ है, इसलिए ये बन गया व्या। और का पूरा है, रा पे हलंत है, पीछे से आ आएगा तो इसको पूरा कर देगा, ये बन गया। और पीछे है ड़ा, और ये पूरा का पूरा शब्द क्या बन गया? व्याकरण बन गया। क्या बन गया? व्याकरण। मतलब आपको अगर प्रोसेस करना है तो इस तरह से करना होगा, नहीं तो आपको बस इतना ध्यान देना है। ये देखिए, व्याकरण शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 4 शब्दों से मिलकर बना है। वी धन आंग धन क्री धन लिट प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। इतने शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें 2 उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। एक तो है आपका वी उपसर्ग, दूसरा है आंग। और धातु क्री धातु का प्रयोग है, लिट उपसर्ग का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग है। बस इतना सा आपको जानना है। बाकी जो प्रोसेस है ये आप जानते रहिए। आपको यूपी टेट में ज्यादा इसका क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। यूपी टेट के लिए ये खास होता है, ठीक है। तो चलिए, व्याकरण शब्द की हम लोगों ने उत्पत्ति देख ली, निष्पत्ति देख ली है, तो अब इसकी परिभाषा भी देख लिया जाए। परिभाषा क्या होती है दोस्तों? परिभाषा होती है व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते अनेन इति व्याकरणम। क्या होता है दोस्तों? व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते अनेन इति व्याकरणम। इसका क्या होता है दोस्तों? परिभाषा होती है संस्कृत में। संस्कृत में इसकी जो परिभाषा है क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। ये है परिभाषा, ये है आपके व्याकरण शब्द की परिभाषा, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? जिससे शब्दों की निष्पत्ति या उत्पत्ति मानी जाती है, जिससे शब्दों की निष्पत्ति या उत्पत्ति मानी जाती है उसे व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिससे इस परिभाषा की जो परिभाषा का जो अर्थ निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि जिससे शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति मानी जाती है उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से हम लोग हिंदी में जिस तरह से हम लोग रट्टू तोते की तरह से रटते हैं, वह क्या है दोस्तों? कि व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। ये आपके रट्टू तोता वाली है जो रटी रटाई होती है बचपन से, लेकिन सामने आपके क्या परिभाषा है दोस्तों? संस्कृत में देखेंगे व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते अनेन इति व्याकरणम।
ठीक है, याद रखिएगा, सीटेट के लिए दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये जो हिंदी की परिभाषा अभी बता रहे हैं हम कि व्याकरण वह विधा है, वह विधा है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीखते हैं। मतलब व्याकरण एक ऐसी विधा है, ऐसी विधि है या ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो ये है व्याकरण। व्याकरण का अन्य नाम क्या है दोस्तों? व्याकरण के उपनाम जरा बता दीजिए। चलिए सर लोग, आप लोग बता दीजिए, व्याकरण शब्द के उपनाम हैं उनको बता दीजिए जरा। उपनाम, व्याकरण शब्द का उपनाम बता दीजिएगा जरा। तो चलिए बता दे रहे हैं हम लोग। तो व्याकरण शब्द का उपनाम जो है दोस्तों, एक तो होता है पदशास्त्र और दूसरा होता है शब्दशास्त्र। शब्दशास्त्र एक बार पूछा हुआ, नहीं, पदशास्त्र एक बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि पदशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? ये आपके विकल्प में था और विकल्प में आपके क्या था? व्याकरण। तो ये हो जाता है आपका इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस दृष्टि से आपका ये महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके बाद हमें शुरू जो करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र शुरू करना होगा। क्या शुरू करना होगा? माहेश्वर सूत्र शुरू करना होगा, क्योंकि व्याकरण हमें किससे पढ़ना है? व्याकरण में हमें वर्ण पढ़ने हैं, शब्द पढ़ने हैं, वाक्य पढ़ने हैं, और ये जो वर्ण है या वर्णमाला है हमें माहेश्वर सूत्रों से ही मिलती है। अब बताइए, जब हमें माहेश्वर सूत्रों से वर्ण मिलता है और वर्णमाला मिलती है तो बिना माहेश्वर सूत्र पढ़े हम लोग वर्णमाला कैसे पढ़ सकते हैं? तो अगला जो क्रम होगा दोस्तों वह किसका होगा? तो अगला क्रम हमारा जो होगा दोस्तों, अगली हेडिंग जो होगी हमारी माहेश्वर सूत्र होगी। क्या होगी? माहेश्वर सूत्र। ठीक है, माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम होगा दोस्तों, तो वह भी बता दीजिए। माहेश्वर सूत्र के उपनाम क्या है? माहेश्वर सूत्र के उपनाम भी जान लीजिए। माहेश्वर सूत्र को हम लोग शिव सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र को हम लोग शिव सूत्र भी कहते हैं दोस्तों। माहेश्वर सूत्र को हम लोग शिव सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। माहेश्वर सूत्र कहिए, शिव सूत्र कहिए या प्रत्याहार सूत्र कहिए, प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, तो ये इसके उपनाम भी हो गए। अब जब ये इसके उपनाम हो गए दोस्तों, तो यह एक लंबी टॉपिक है और थोड़े से समय में यह समझ में आपके नहीं आने वाली है। तो मैंने जो आपको पढ़ाया दोस्तों, इसके पहले मैंने संस्कृत में बताया कि जनक क्या है, दिवस क्या है, और संस्कृत शब्द में कितने शब्दों से मिलकर बने संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ। आज मैंने आपको क्या क्या बताया है? भाषा बताया है, संस्कृत का प्रकार बताया है, संस्कृत के प्रकार के साथ भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा के बाद व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा के साथ उसके उपनाम, उसके उपनाम के बाद माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के उपनाम बता दिया दोस्तों। तो थोड़ी थोड़ी टॉपिक दोस्तों, आपके पास बहुत समय है। सीटेट और टेट की दृष्टि से, एस्टेट की दृष्टि से आपके पास अभी बहुत समय है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कंठस्थ पढ़िए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, आराम से पढ़िए, ताकि आपके मगज, आपके दिमाग में यह चीजें जो हैं दोस्तों कंठस्थ हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।